बार्क बीपीएससी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक एज। और वैदिक एज में आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज या जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली वैदिक एज। आज इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वैदिक एज जो है, हमने अगर क्रोनोलॉजी वाला चैप्टर आप देखें तो सबसे पहले भारत में क्या है, सबसे पहले है स्टोन एज। और स्टोन एज के बाद आता है आईवीसी और चैल्कोलिथिक पीरियड, है ना। चैल्कोलिथिक भी आता है, चैल्कोलिथिक आता है आईवीसी के साथ। और यही आईवीसी जब खत्म होता है, लगभग माना जाता है कि आईवीसी खत्म हुआ 1800 से, इसका जो मेच्योर फेज था वो खत्म होने लगा। और जो वैदिक एज है वो 1500 बीसी से शुरू होता है ना। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, इसको वैदिक पीरियड या वैदिक एज बोलते हैं, है ना। ये टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं वैदिक पीरियड। तो यही वैदिक पीरियड है। और इसके बाद जो आता है 600 बीसी के बाद, इसको हम लोग कहते हैं महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड। जब हम लोग महाजनपद पीरियड पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका क्या खासियत है, महाजनपद का क्या मतलब है। यानी ये जो वैदिक पीरियड है, ये एक तरफ तो आईवीसी है और दूसरी तरफ महाजनपद पीरियड है, दोनों के बीच में है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली माना जाता है 1800 से खत्म होने लगा। लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो वैदिक एज है, ये 1500 से शुरू हुआ। तो यहाँ पर एक टाइम गैप है 300 का। और इसके बारे में हम लोग को अभी इतिहासकार हिस्टोरियंस में एक मत नहीं है कि इस पीरियड में एक्चुअली क्या हुआ। क्या आईवीसी धीरे धीरे डिक्लाइन किया ये 300 साल में और फिर वैदिक सिविलाइजेशन का शुरू हुआ, या फिर वैदिक एज में जो आर्यंस थे, अभी देखेंगे सबके बारे में, ये धीरे धीरे स्टार्ट हुए इंडिया में। तो इस पे थोड़ा सा है कि आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड है, 100 200 साल 300 साल, वो अभी पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। तो वैदिक एज क्या है, ये मार्क करता है पीरियड बिटवीन डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ महाजनपद। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन और इमरजेंस ऑफ महाजनपद पीरियड दोनों के बीच में है। ये है 1500 से 600 बीसी में। वैदिक, इसको हम लोग वैदिक पीरियड क्यों कह रहे हैं, है ना। इसको हम लोग वैदिक पीरियड या वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक एज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वैदिक वर्ड है ये डिराइव हुआ है वेदास से। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा चीज हुआ वो था वेदास का लिखा जाना, या फिर हम कहें कि वेदास का, है ना, वेदा जो है वो आना, मतलब उसमें जो भी मटेरियल है लिखने लिखने लिखा तो गया इसको बाद में, है ना। इट वाज लेटर कंपाइल्ड, लिखा गया बाद में। पहले तो ये ओरल ट्रेडिशन से चलते आया, लेकिन वो पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि हम एक जगह पर आना, है ना। तो वेदा का शुरुआत यही माना जाता है। माना जाता है कि वेदा का जो कंपाइलेशन है, लिखने वाला नहीं, है ना, वो इसी समय हुआ। तो इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम वेदास व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये हमने देखा था कि ये अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड्स है एंशिएंट इंडिया का, क्योंकि आईवीसी वाला जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसिफर्ड है। ये जो पीपल एसोसिएटेड है इस पीरियड का, इन्हीं को कहते हैं हम लोग आर्यंस। यानी अगर क्वेश्चन आता है वेद को लिखने वाले पीपल कौन थे, तो हम कहेंगे आर्यंस। अगर क्वेश्चन आता है कि वैदिक पीरियड में जो पीपल थे उनको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे आर्यंस। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में जो लोग रहे उसको क्या कहते हैं, आर्यन। आर्यन के साथ और कई तरह के लोग रहे, जैसे कि ट्राइबल लोग रहेंगे, है ना, जंगल में जो रह रहे हैं स्टोन एज टाइप का, वो तो रहेंगे ही। पर जो मेन जिन्होंने किताब लिखा, जिन्होंने कल्चर को बनाया, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उन्हीं को हम आर्यन कहते हैं, है ना। तो जो वेद लिखे वही आर्यन थे, है ना। लेकिन ये जो वर्ड आर्य है या आर्यन है, इसका मतलब नोबल होता है। जैसे, है ना, आप महाभारत देखे हो, रामायण देखे हो, तो उसमें बोलते हैं आर्य पुत्र, है ना। तो उसमें भी दिखता है सिग्निफिकेंस ये वर्ड आर्य का। तो आर्य का मतलब होता है नोबल। नोबल मतलब उच्च कुल का, है ना, मतलब अच्छे कुल का, अच्छे परिवार का, ऐसा माना जाता है। तो आर्य का मतलब होता है नोबल। और ये एक कल्चरल लिंग्विस्टिक ग्रुप है, एक रेशियल ग्रुप नहीं है। कोई एक रेस को डिफाइन नहीं करता है आर्यन। क्योंकि बाद में देखेंगे हम लोग, जब हम कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा, तो हिटलर जो जर्मनी का रहने वाला है, उसका मानना था कि जो आर्य है ना, ये जर्मनी के लोग ही आर्य है, जिसका ब्लू आइज है ना, ब्लोंड हेयर है, लंबे हैं, तगड़े हैं, वो सबको उन्होंने आर्यन बोल दिया और बाकी सबको मारना पीटना शुरू कर दिया और बोला कि ये सब फिट नहीं है सर्वाइवल के लिए। तो वो गलत कॉन्सेप्ट है। आर्य का मतलब कोई रेस नहीं होता। आर्य का मतलब क्या होता है, नोबल तो होता है ये, पर ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को डोनेट करता है। एक खास लैंग्वेज बोलने वाले लोग को आर्यन बोलते हैं। और ये कौन लैंग्वेज बोलते हैं, यही बोलते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, आर्यन लोग बोलते हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें संस्कृत बोलने वाले लोग को कहेंगे आर्यन। और यही संस्कृत से धीरे धीरे क्या बना, हिंदी बना।
इसी से क्या बना, मराठी बना, इसी से क्या बना, बंगाली बना, इसी का वंशित क्या है, पंजाबी है, अवधी है। तो ये सब क्या है, एक ही जगह से आए। उसी तरह इंग्लिश है ना, जर्मन है, जर्मनी है, लेटिन है, स्पेनी, मतलब ये सब जितने लैंग्वेज हैं एक तरीका से जो यूरोप में बोले जाते हैं और इंडिया में बोले जाते हैं, उन सभी को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं क्या, वही पूरा ग्रुप को बोलते हैं आर्यन, उसी को बोलते हैं आर्यन। अब भारत में अलग अलग तरह का लैंग्वेज का ग्रुप है। एक तो इंडो यूरोपियन ग्रुप है ना, जैसे कि हिंदी, है ना, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली जो नॉर्थ इंडिया में है। दूसरा द्रविडियन है ना, द्रविडियन जो मलयालम वगैरह है, तो वो अलग है, वो इंडो आर्यन ग्रुप में नहीं आता है। उसी तरह जो साइनो तिब्बतन है ना, जो चाइना तिब्बत के बॉर्डर पर बोला जाता है, इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पर, नॉर्थ ईस्ट वाले, तो वो भी आर्यन के कैटेगरी में नहीं आते, है ना। तो वो सब को अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो नोबेल मतलब क्या हुआ, आर्य मतलब क्या हुआ, नोबेल। और ये वो लोग थे जो इंडो आर्यन, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, वो आर्यन है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आर्यन का मतलब होता है कोई खास रेस, तो आपको करना है गलत। बोलता है कि आर्यन का मतलब होता है कोई खास, है ना, जेंडर, तो गलत। या आर्यन का मतलब कुछ और कोई ज्योग्राफी है, जैसे यूरोप के लोग को आर्यन कहते हैं, ये भी गलत है। आर्यन का मतलब होता है एक खास लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को, और ये लैंग्वेज कौन है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो यूरोप का लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज है उसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब ये जो वैदिक एज है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। वैदिक एज किसको कहते हैं, या वैदिक पीरियड बोले या वैदिक एज बोले, तो ये किसको बोलते हैं ये हम लोग बोलते हैं जो 1500 बीसी से 600 बीसी का टाइम फ्रेम है, इसको हम लोग वैदिक एज या वैदिक पीरियड बोलते हैं। इसी को दो पार्ट में बांटते हैं, इसी को दो पार्ट में विभाजित किया जाता है। एक को बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, क्योंकि ये पहले आया, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया अर्ली वैदिक पीरियड। इसी को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड, क्योंकि इसी समय ऋग्वेद लिखा गया, इसलिए हम लोग इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी बोलते हैं। और दूसरा वाला जो बाद में आया, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। पहला वाला का टाइम फ्रेम माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड किसको कहते हैं, 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में जो टाइम पीरियड है, इसको लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। इस समय क्या हुआ, इस समय ऋग्वेद लिखा गया। और क्या क्या इसका समाज था, पॉलिटी था, इकोनॉमी था, आज हम लोग को यही पढ़ना है, तो आज हम लोग इस पे फोकस करेंगे। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, इसके समय जो बाकी तीन वेद है, कौन है बाकी तीन वेद, आपने जरूर वैदिक लिटरेचर वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें जानते होंगे, सामवेद है, यजुर्वेद है ना, अथर्ववेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, अरण्यक से, ये सब बाद में लिखा गया, ये सब लेटर वैदिक पीरियड में है। ठीक है, तो पहला है अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी, है ना। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो सिंपली क्लासिफिकेशन, ये टाइम फ्रेम का रखना है 1500 से 1000 और 1000 से 600, और ये जानना है कि इस समय सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया, बाकी तीन वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, ये सब लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया। यानी इस समय का जितना भी जानकारी हमारे पास अर्ली वैदिक पीरियड का है, वो सारा जानकारी हमें ऋग्वेद से आता है। यानी ऋग्वेद में ही जो मंत्र दिए हैं, ऋग्वेद में ही जो कुछ भी लिखा है, उसी के बेसिस पर हम जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जो 1500 से 1000 समय टाइम फ्रेम है इंडिया का इतिहास में, उसका पूरा इतिहास का लेखन हम लोग ऋग्वेद से करते हैं। और जो 1000 से 600 बीसी का टाइम पीरियड है, इसमें हम लोग पूरा इतिहास का लेखन कहां से करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद वगैरह, ये सबसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे लिखा जाता है। ठीक है, अब आता है आर्यन क्वेश्चन। हमने ऊपर देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। हमने ये भी देखा था जब आईबीसी पढ़ रहा था कि जनरली माना जाता है कि ये लोग मेट्रियार्कल सोसाइटी थे। मेट्रियार्कल मतलब जहां पर औरतों का ज्यादा, है ना, घर में माँ का ज्यादा रोल होता है, पिता का कम होता है, उसको मेट्रियार्कल बोलते हैं, मातृस्तात्मक समाज बोलते हैं। लेकिन जो वैदिक वैदिक वाला है, ये है पेट्रियार्कल समाज, यानी इसमें पितृ सत्तात्मक है, तो ये पेट्रियार्कल समाज है। पहला अंतर तो ये है। जो आईबीसी के लोग हैं, ये काव के बारे में उतना ज्यादा नहीं, मतलब काव के बारे में जानते थे, बुल को पूजा करते थे, लेकिन उतना भी नहीं कि एकदम काव 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 हो रहा है। यहाँ पर काव पर अत्यधिक प्रेम है। यहाँ पर हॉर्स के बारे में तो ये जानते ही नहीं थे या कम जानते थे, यहाँ हॉर्स को भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है। ये लोग अर्बन पीपल थे। अर्बन मतलब यहाँ पर शहरों का विकास हुआ था, जो हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, चानुदारो था, लोथल था, बनावली था, राखीगढ़ी था, है ना, सुरकोटड़ा था। ये जितने साइट्स हैं, ये सब जनरली अर्बन साइट्स थे। और ये लोग क्या है, ये लोग रूरल हैं, ये लोग पेस्ट्रोलिस्ट हैं। यानी कि पेस्ट्रोलिस्ट मतलब ये लोग
गाय चराते हैं, है ना। एग्रीकल्चर भी सेटल्ड एग्रीकल्चर टाइप का नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो ये लोग गाय चरा के अपना पेट पालन करते हैं और ये लोग अर्बन सेंटर में रह रहे हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है ना। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो ये डिफरेंस कैसे, जब हम इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं, पहले आईबीसी आया, ये ज्यादा बढ़िया समाज है, टाउन प्लानिंग है, सैनिटेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, घर है, और बाद में वैदिक सिविलाइजेशन आया, ये कम है। तो ऐसा क्यों? इसी पर, इसके बारे में जो इतिहासकार लोग हैं, है ना, जो इतिहास को लिखते हैं, उसमें एक मत नहीं है, सभी लोगों का अलग अलग मत है कि ये जो आर्यन पीपल हैं जिन्होंने वेद को लिखा, ये आर्यन कहां से आए। क्या ये लोकल इंडियन थे, उसको बोलेंगे इंडिजिनस थ्योरी। अगर कोई बोलेगा ये यूरोप से आया तो उसको बोलेंगे यूरोपियन थ्योरी। कोई बोलेगा तिब्बत से आया तो बोलेंगे तिब्बतन थ्योरी। कोई बोलेगा आर्कटिक से आया तो बोलेंगे आर्कटिक थ्योरी। कोई बोलेगा कि सेंट्रल एशिया से आया तो इसको बोल देंगे सेंट्रल एशियन थ्योरी। बाय द वे, सेंट्रल एशिया से तो आप जानते ही होंगे, आप मैप निकालिए, वहां पर देखिए, जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये जो तान वाला 5 देश है अफगानिस्तान के ऊपर, इसी को सेंट्रल एशिया कहते हैं। बहुत लोगों का मानना था कि वहां से आए हैं, तो उन्होंने सेंट्रल एशियन थ्योरी दिया, है ना। तो द ओरिजिन ऑफ आर्यंस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड इश्यूज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कि आर्यंस आए कहां से, जो वेद लिखे वो कौन थे। क्या वो भारत के ही लोग थे जो आगे बढ़ के वेद लिख दिए, या फिर वो आर्कटिक से आए, वो तिब्बत से आए, वो सेंट्रल एशिया से आए, वो यूरोप से आए। सो ये जो ओरिजिन का बात है कि आर्यंस कहां से आए, ये बहुत ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में, और इसके लिए वेरियस थ्योरीज हैज बीन प्रपोज्ड रिगार्डिंग द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, कि आखिरकार ओरिजिनल घर कहां था, ये कहां से आए थे। इस पे पूरा डिबेट है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये यूरोप से आए, कुछ इतिहासकार मानते हैं ये इंडिया से आए, कुछ इतिहासकार मानते हैं ये सेंट्रल एशिया से आए। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिबेट है, इसी को हम लोग को देखना है। जैसे कुछ लोग मानते हैं सेंट्रल एशिया से आए, ये कौन लोग हैं, जैसे इसमें मैक्स मुलर का नाम है, आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर के हिसाब से, मैक्स मुलर क्या मानते हैं, सेंट्रल एशियन थ्योरी मानते हैं। यानी मैक्स मुलर का मानना है कि जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का जो स्टेपी मैदान था, ज्योग्राफी में हम लोग स्टेपीज मैदान देखेंगे जहां बड़े बड़े घास होते हैं, तो यही सेंट्रल एशिया का जो ग्रासलैंड है ना, ग्रासलैंड है, यहीं से ये लोग आए थे, कहा, इंडिया की तरफ आए। और ऐसा क्यों मानना है, ऐसा इसलिए मानना है, कल हमने पढ़ा था कि ईरान में जेंद अवेस्था बुक मिला है, और ये जो जेंद अवेस्था बुक है, इसमें जो वर्डिंग है बहुत सारा, वो इंडिया का जो वेद है इससे मिलता जुलता है, ऋग्वेद से मिलता जुलता है। उसी तरह अगर आप हिंदी का वर्ड देखते हैं, मातृ, ये हिंदी संस्कृत वर्ड है। पितृ, पितृ ये संस्कृत वर्ड है। भातृ, भाई को बोलता है ना, तो ये संस्कृत वर्ड है। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या है, मेट्री बोलते हैं या मदर बोलते हैं, सिमिलर है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में पेट्री जो वर्ड है सिमिलर है ना। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द क्या है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो फ्रेंच का हो, है ना, चाहे वो इटली का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो जैन अवस्था का हो, ये सब में सिमिलरिटी है। तो अब लोग सोचते हैं कि क्यों सिमिलर है, यानी पर पहले लोग, यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि पहले ये सभी लोग एक ही जगह थे। मान लिया जाए कि वो लोग सेंट्रल एशिया में थे, मान लिया जाए वो लोग सेंट्रल, मैक्स मुलर के हिसाब से ये लोग सेंट्रल एशिया में थे पहले, आर्यंस का ओरिजिनल घर सेंट्रल एशिया था, और यहीं से कुछ लोग माइग्रेट होकर जर्मनी गए, इसलिए वहां भी सेम तरह का वर्ड यूज हो रहा है। यहीं से कुछ लोग माइग्रेट होकर फ्रांस गए, वहां भी सेम तरह का वर्ड यूज हो रहा है, बाद में अलग लैंग्वेज का विकास हुआ। यहीं से कुछ लोग ईरान गए, अलग तरीका का सेम वर्ड यूज हो रहा है, बाद में अलग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, और यहीं से लोग इंडिया आए। तो ये मैक्स मुलर का मानना था। उसी तरह जो बाल गंगाधर तिलक है हमारे, उनका मानना है कि आर्कटिक थ्योरी, यानी कि ये जो आर्यंस थे ये आर्कटिक से आए थे, क्योंकि वेद में कहीं लिखा हुआ है कि 6 महीना का दिन और 6 महीना रात, इस तरह से कुछ जिक्र किया गया है। बेसिकली लिखा हुआ तो सेम लाइन है, उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है इस पे डिपेंडेंट है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक वर्ड लिखा हुआ है गोघन्य। अब ये वर्ड में कुछ लोग बोलते हैं कि गोघन्य का मतलब हुआ कि वो अतिथि जिनका सत्कार के लिए, जिनका सेवा के लिए, जिनका भोज के लिए गाय की हत्या की जाती थी, उसे ही गौघन्य कहा गया। गौ मतलब गाय और घन्य मतलब उसकी हत्या करना। तो ये अतिथि के लिए यूज होता था, स्पेशल गेस्ट जो आते थे, जिनका भोज के लिए, जिनका भोजन के लिए गाय को मारता था, उसको गोघन्य कहा गया। लेकिन बाद में पाणिनि, आप जानते होंगे पाणिनि को, है ना, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, उन्होंने गौघन्य को समझाया कि जब स्पेशल गेस्ट आते थे तो उन्हें वो, है ना, जब स्पेशल गेस्ट आते थे तो उन्हें गाय दान में दिया जाता था, उनके लिए गौघन का वर्ड यूज हो रहा है। तो बेसिकली हम उतने अच्छे से उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं,
इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इसीलिए पूरा जो थ्योरी है वो थ्योरी आता है और इतिहासकार में एक मत नहीं होता है। तो मैक्स मुलर क्या मानते हैं कि ये जो आर्यंस का ओरिजिनल घर है वो सेंट्रल एशिया था। बाल गंगाधर तिलक क्या मानते हैं कि जो आर्यंस थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या मानते हैं कि आर्यंस तिब्बत से आए हैं। जो तिब्बत है ना, जो चाइना का भी पार्ट है, दलाई लामा जहां से आए, तो स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए थे। बहुत सारे इंडियन स्कॉलर है जो मानते हैं कि नहीं, ये इंडिजिनस थ्योरी में विश्वास रखते हैं, यानी इनका घर ओरिजिनल इंडिया ही था, इंडिया में विकास करके ये वेद लिखे हैं, यानी ये सब पीपल कंप्लीटली क्या है, इंडियंस है। सर विलियम जोन्स और गॉर्डोन चाइल्ड, है ना, विलियम जोन्स और गॉर्डोन चाइल्ड ये मानते हैं कि यूरोप से आए। तो आपको कुछ नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्कटिक रीजन से आए, ये नाम याद रखना पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्कटिक रीजन से आए, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से तिब्बत रीजन से आए, मैक्स मुलर के हिसाब से सेंट्रल एशियन थ्योरी है ना। कुछ इंडियन स्कॉलर्स है जो इंडिजिनस थ्योरी देते हैं। सर विलियम जोन्स और गॉर्डोन चाइल्ड्स का मानना यूरोपियन थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सर विलियम जोन्स क्या मानते हैं कि आर्यंस का ओरिजिनल होम कहाँ था, तो ये आपको याद रखना है। पर आप समझ गए होंगे कि क्या डिबेट है। कुछ लोग इसमें हैं, उनका ये मानना है कि ये जितना भी हो रहा है, जो ओरिजिनल आर्यंस थे वो इंडिया के ही रहने वाले थे, और इंडिया से ही ये कुछ लोग ईरान गए, और जैन अवस्था में सिमिलर वर्ड मिलता है। यहीं से कुछ लोग इंग्लैंड गए, और इसलिए वहां पर इंग्लिश में सेम वर्ड मिलता है। यहीं से लोग जर्मनी गए, इसलिए जर्मन में भी सेम लैंग्वेज सेम वर्ड मिलता है। इसको बोलते हैं इंडिया आउट थ्योरी। ये याद नहीं करना है, क्योंकि ऐसा मानने वाला लोगों का संख्या कम है, क्योंकि जो डीएनए एनालिसिस है वो इसको प्रूफ नहीं करता है। पर फिर भी ऐसे लोग भी हैं, और हमें भी इन्हीं के ग्रुप में रहना चाहिए कि पहले सब लोग भारत में ही रहते थे, और भारत से अलग अलग जगह पर गए, और वहां पर सिमिलर वर्ड्स का प्रचलन हुआ, और इसलिए ऐसा थ्योरी आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो आर्यंस हैं उनका एक्चुअल घर कहाँ था, ओरिजिनल घर कहाँ था, इसके बारे में डिबेट है। और डिबेट में कुछ लोग सेंट्रल एशिया बताए हैं जैसे मैक्स मुलर, कुछ लोगों ने तिब्बत बताया जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक ने तो आर्कटिक रीजन बता दिया, है ना। और जो सर विलियम जोन्स और गॉर्डोन चाइल्ड्स है उन्होंने बताया है कि यूरोप इनका घर था। और इंडिया के लोग बहुत सारे हैं इंडियन हिस्टोरियन जो मानते हैं, इंडिजिनस थ्योरी पर विश्वास रखते हैं। देखिए पहले जो था, आज से कुछ साल पहले, ये सभी इतिहासकार मानते थे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी में विश्वास रखते थे। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि जो आर्यंस हैं ये इंडिया में इन्वेड करते हैं। जो आईवीसी के पीपल हैं, उस समय इंडिया में कुछ लोग रह रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग या उसके बाद वाले लोग। तो ये आर्यंस लोग आए, और ये क्योंकि हॉर्स पर चलते थे, घोड़े पर चलते थे, इसलिए ये चैरियट का विकास किए, यानी रथ का विकास किए। इनके पास वेपन बहुत अच्छा था, और इसलिए ये फास्ट थे, और इसी की मदद से ये आईवीसी पर अटैक करके इनको डिस्ट्रॉय करते हैं और भारत में आके ऋग्वेद लिखते हैं। यानी जो आर्यंस थे वो अटैक करते हैं, इन्वेड करते हैं, और यहाँ के लोगों को डिस्ट्रॉय करके अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसको बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आज के इतिहासकार ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि कहीं पर इसका प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए लार्ज स्केल वारफेयर होगा। आखिरकार इंडिया में इतने लोग रह रहे हैं, उसको मारने के लिए बहुत लंबा चौड़ा वारफेयर होगा, इसका कहीं प्रूफ नहीं मिलता है ना। तो आजकल के लोग मानते हैं, जो थ्योरी पर विश्वास रखते हैं, उसको बोलते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी सिंपली कहता है कि आर्यंस आए तो बाहर से, जो ज्यादा लोग हैं वो मानते हैं सेंट्रल एशिया से आए, तो आए तो बाहर से, लेकिन वो बैच में आए, है ना। पहले कुछ 100 लोग आए, 200 लोग आए, फिर आए, इस तरह के बसते रहे, युद्ध नहीं हुआ, भारत में जगह खाली था, भारत में आके लोग रहे। तो इसी को क्या कहते हैं, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। अंतर क्या है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी में बताया जाता है कि इन्वेड किए और युद्ध हुआ, और भारतीय लोगों को हरा के यहाँ पर अपना स्थापना किया, अपना जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसका स्थापना किया। लेकिन अभी क्या मानते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कि वो आए तो सही, पर युद्ध नहीं हुआ, और यहाँ पर आके धीरे धीरे ग्रुप में सेटल हुए। तब मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू क्या है, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है। और इस थ्योरी के हिसाब से इंडो आर्यन स्पीकिंग ग्रुप जो है वो ग्रेजुअली माइग्रेट करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 1500 बीसी सेंट्रल एशियन रीजन से। जो सेंट्रल एशिया है ना, जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान का रीजन है, वहां से इंडिया आते हैं और ग्रुप में आते हैं, और धीरे धीरे इंडिया में आके बस जाते हैं। इसी को बोलते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। अर्लियर हिस्टोरियंस क्या यूज करते थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का बात करता था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं करता लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन और इन्वेजन का, इसलिए मॉडर्न हिस्टोरियंस जनरली वो, है ना, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया कि आर्यन कहीं से इंडिया आ गए, और कुछ इतिहासकार मानते हैं इंडिया का भी है, पर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या गुण थे उनमें, कैसे दिखते थे, या क्या करते थे, तो उसके बारे में पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली आर्यन, है ना। जो अर्ली आर्यन से, अर्ली आर्यंस मतलब जो ऋग्वेद के समय में
जो ऋग्वेद में डिफाइन किया गया है, ऋग्वेदिक आर्यंस कैसे थे। तो प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल और सेमी नोमेडिक है। पेस्टोरल मतलब ये पूरी तरह से गौचारण पर खाना खाते हैं, गौचारण पर डिपेंडेंट है। ये पेस्टोरलिस्ट है। पेस्टोरलिस्ट मतलब जो गाय भैंस इस तरह के उसको चरा के फिर उससे मिल्क होता है और वो मिल्क का प्रोडक्ट्स कंज्यूम करके मेन इकोनॉमी का सेंटर क्या है, काव है। और सेमी नोमेडिक है। सेमी नोमेडिक मतलब घूमते रहते हैं, कुछ दिन यहाँ पर बसे फिर आगे बढ़े, कुछ दिन वहां बसे फिर आगे बढ़े। तो पूरी तरह से एक जगह पर सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, परमानेंटली एक जगह घर नहीं बनाए, है ना। कुछ दिन रहते हैं फिर जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्राइब्स रादर देन टेरिटोरियल स्टेट्स। ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ट्राइब्स में। जैसे ट्राइब्स क्या होता है कि ट्राइब से वो रह रहा है फिर कहीं दूसरा जगह चल गया। टेरिटोरियल स्टेट में नहीं है कि हम बिहार हैं या फिर हम मगध हैं, है ना। अभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया कि हम मगध हैं, है ना, हम वत्स हैं, हम कौशल है, हम अंग हैं। ऐसा कोई देश का भावना नहीं आया है। ऐसा जमीन से उतना लगाव नहीं है, क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सेमी नोमैडिक है, इसलिए ये ट्राइब्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड है, टेरिटोरियल स्टेट्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। टेरिटोरियल स्टेट्स में जमीन को डिफाइन किया जाता है कि ये पूरा जमीन मेरा है और इतना बाउंड्री मेरा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी होता है। यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये जमीन मेरा है और इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये ट्राइब्स की तरह रह रहे हैं। कैटल फॉर्म्ड द चीफ सोर्स ऑफ वेल्थ। यहाँ पर धन को कैसे मेजर करते हैं, कैटल से, गाय से। जिसके पास जितना ज्यादा गाय वो उतना धनी है। हॉर्स ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन वारफेयर एंड ट्रांसपोर्ट। तो युद्ध जब होता था गाय के लिए, जैसे किसी गांव में विलेज टाइप का है, कहीं पर एक है ना ट्राइब का लोग रह रहे हैं, वहां पर बहुत सारा काउस है, दूसरा ट्राइब का लोग चाहता है कि इसका काउ चुरा के आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा, वारफेयर होगा। जैसे आपको अगर महाभारत देखें तो गुरु द्रोण दुर्योधन से और बाद में अर्जुन से भी ये गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि जाइए और, है ना, उसका जो मित्र था द्रौपदी का पिता, उसका गाय लेकर आइए, है ना, ऐसा करके, या उसको पकड़ के लेकर आइए, वो गाय से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर गाय के लिए युद्ध होता था और उसमें हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता था। कॉपर और ब्रोंज इनको मालूम था, इनको ऋग्वैदिक पीपल को। तो ऋग्वेद के पीपल को, ऋग्वेद में जो पीपल रह रहे थे, जो अर्ली आर्यंस थे, इनको कॉपर भी पता था और कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन से मिला के जो ब्रोंज बनता है, जो आईवीसी में ब्रोंज एंड सिविलाइजेशन था, उसके बारे में भी पता था। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आयरन वाज नॉट नोन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक फेज। आयरन का डिस्कवरी भारत में 1000 बीसी में होता है। हम ऋग्वेदिक पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी 1500 से 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच के लोग को बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी 1000 बीसी नहीं आया, इसलिए इनको आयरन का पता नहीं था। जैसे आयरन का पता चलता है तब लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि उसका खासियत क्या होता है ना, उसमें क्या चेंजेस आता है, तब लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। यानी कि आयरन का पता नहीं था। अब तीसरा हमें देखना है, हमने देख लिया कि आर्यन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब देखना है कि ये कहाँ रहते थे। शुरुआती में जब आर्यंस, मानते हम कि बाहर से आए या इंडिया के भी थे, तो कहाँ रहते थे, है ना। कुछ इतिहासकार मानते हैं बाहर से आए, कुछ मानते हैं इंडिया से, तो कुछ भी कारण हो, पर कहाँ थे, यानी ऋग्वेद किस एरिया में लिखा गया, तो इसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल सेटिंग, यानी आर्यन कहाँ रहते थे। तो ऋग्वेदिक आर्यंस इनिशियली सेटल्ड इन सप्त सिंधु रीजन। तो ये जहां रहते थे उसको क्या बताए, उस घर का नाम क्या है, उस घर का, उस जगह का नाम है सप्त सिंधव रीजन या सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन मतलब 7 नदियों का प्रदेश जहां है, वहीं पर ये रहते थे, है ना। तो अर्ली आर्यंस जो थे वो लैंड ऑफ 7 रिवर्स में रहते थे। सप्त सिंधु रीजन है, 7 नदियों का प्रदेश में रहते थे। और जो अभी का प्रेजेंट पंजाब और उसके जो एडजॉइनिंग एरिया है, पंजाब, हरियाणा, है ना, पाकिस्तानी पंजाब, ये सब एरिया में वो बसे हुए थे। तो सप्त सिंधु रिवर्स मतलब क्या हुआ, एक तो सिंधु हुआ जिसको आज इंडस बोलते हैं, वितष्ठा हुआ, है ना, ये आप जानते होंगे कि सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रिवर है, यानी इसी एरिया में रहते थे। अब जो ऋग्वेद में नाम है वो ये वाला नाम यूज किया गया है, जैसे सिंधु यूज किया गया है, वितष्टा यूज किया गया है, अस्कनी यूज किया गया है, पौरुषनी यूज किया गया है, विपाशा यूज किया गया है, सतुद्री यूज किया गया है, सरस्वती यूज किया गया है। हमें ये देखना है कि आज हम उनको किस नाम से पुकारते हैं, है ना, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि सप्त सिंधव रीजन में सेटल्ड थे और ऋग्वेद में ये सभी नामों का यूज किया गया है। तो आज उसको रिस्पेक्टिवली क्या बोलते हैं, जैसे सिंधु को बोलते हैं इंडस, आज सबको मालूम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा हिंदी में बोलते भी है। वितष्टा को झेलम बोलते हैं, जो अभी रिवर वितष्टा है उसी को ऋग्वेद में क्या बताया गया, झेलम बताया गया। यानी सिंपल है, वितष्टा आप जानते होंगे कि बतिष्टा,
है ना, यहाँ बितस्टा है पर इसको मिस प्रोनाउंस करें और बोले बतिस्टा, तो बतिस्टा एक WWE फाइटर था, उसका फाइट आप नहीं झेल पाते, इसलिए बितस्टा को क्या बोलता है, झेलम। अस्किनी को चिनाब बोलता है, आप इसी से याद रख सकते हैं कि अस्किनी मतलब चिनाब। पौरुषनी मतलब रवि होता है, रवि मतलब क्या होता है, ऐसे सूरज होता है, सन होता है ना, सन होता है, रवि मतलब रवि, जहां ना पहुंचे कभी वहां, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, जहां रवि नहीं, सूरज नहीं पहुंच पाता है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां कभी पहुंच जाते हैं। तो रवि मतलब सन होता है और रवि मतलब क्या, पौरुष हुआ, तो पौरुषनी इस तरह से याद कर सकते हैं, है ना। बिपाशा मतलब ब्यास हुआ, वी से बिपाशा, वी से ब्यास, इस तरह से सिमिलर नाम है। सुतुद्री मतलब सतलज हुआ, ऐसे सुतुद्री, ऐसे सतलज, सिमिलर नाम है। सरस्वती बोलते हैं आज का जो घग्गर हाखरा ये जो स्ट्रीम है, आज तो ये रिवर टाइप का नहीं बचा है, एकदम स्ट्रीम जैसा हो गया है, राजस्थान और हरियाणा में बहता है, तो ये जो घग्गर रिवर है या घग्गर हाखरा जो है, इसी को सरस्वती बोलते हैं। ये हमने, है ना, पढ़ा था हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी। तो ये सातों का नाम याद रहना चाहिए, जो कि इजी है। कैसे इजी है, सिंधु को इंडस बोलते हैं, सभी को मालूम है। सरस्वती को घाघरा अखरा बोलते हैं, है ना, घाघरा हकरा जो चैनल है इसी को बोलते हैं। और बितस्टा झेल लीजिएगा, अस्कनी एसी, पौरुषनी रवि, और ये हो गया तो बिपाशा व्यास, सतुद्री सतलज, सिमिलर नाम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन बिपाशा व्यास और सतुद्री सतलज ऐसे से भी से। इन सभी नदियों में सरस्वती का एक स्पेशल पोजीशन है ऋग्वेद में, और इसको सबसे ज्यादा तारीफ किया गया है ना। तो सरस्वती को सबसे ज्यादा तारीफ किया गया है, और सरस्वती को नदी तराना कहा गया है, यानी ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तराना कहा गया है। सबसे इंपोर्टेंट नदी सरस्वती है। इस समय गंगा इंपोर्टेंट नहीं है, गंगा मात्र 3 बार मेंशन्ड है, यमुना मात्र 2 बार मेंशन्ड है, तो गंगा और यमुना उतना इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो गंगा का लोकेशन है, जो यमुना का लोकेशन है, इस एरिया में वो कम आए। ये रह रहे पंजाब का एरिया में, हरियाणा का एरिया में, पाकिस्तान का एरिया में, जहां पर सरस्वती इंपोर्टेंट है इस समय, जहां पर सिंधु इंपोर्टेंट है, गंगा कम इंपोर्टेंट है, इसलिए गंगा यमुना का मेंशन कम है, इसलिए सरस्वती को क्या बोला गया है, नदी तराना बोला गया है। ठीक है। हिमालय रेफर टू एज हिमबंत पर्वत, हिमालय को क्या बताया गया, हिमबंत पर्वत बोला गया, यानी ये हिमालय भी देखे थे, है ना, तो हिमालय का भी है। ज्योग्राफिकल होराइजन ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस रिमेन्ड लार्जली कन्फाइंड टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो ये लार्जली जो ऋग्वेदिक पीपल है कहाँ थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे। तो ऋग्वेद के लोग जो थे, ऋग्वेद के समय जो लोग थे, वो पूरी तरह से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे। इनको बिहार, बंगाल, झारखंड, ये सब का कोई पता नहीं था, ये सब लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे। और ये एविडेंट कहां से है कि गंगा और यमुना रिसीव ओनली लिमिटेड रेफरेंस इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में गंगा यमुना का बहुत कम जिक्र है, और इससे पता चलता है गंगा यमुना की तरफ उनका कम संपर्क था। अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों को समुद्र भी नहीं देखे थे वो, हालांकि ऋग्वेद में समुद्र वर्ड है, पर यह समुद्र वर्ड का मतलब सिर्फ होता है कि लार्ज सीट ऑफ वाटर, यानी बहुत बड़ा पानी। जब इन्होंने नदी में देखा, सिंधु नदी में हो सकता है देखे हो, सरस्वती में हो सकता है देखे हो, उसमें सरस्वती में बहुत ज्यादा पानी रही होगी, आखरा घाघर आखरा कैनाल में, या हम कहें स्ट्रीम में, तो उसी को इन्होंने समुद्र बोल दिया है। पर एक्चुअल में समुद्र क्या होता है, ये लेटर वैदिक में ही पता चलेगा, जब 1000 BC में आयरन का डिस्कवरी होता है, और यही आयरन और फायर के मदद से, है ना, जंगल को जलाते हैं और काटते हैं, और बंगाल, बिहार और साथ में दोनों समुद्र की ओर पहुंचते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पहुंचते हैं, तब ये पहली बार समुद्र देखते हैं। यानी समुद्र का कॉन्सेप्ट से, समुद्र को ऋग्वेदिक पीपल नहीं जानते थे, हालांकि ऋग्वेद में समुद्र वर्ड है पर उसका मीनिंग कुछ और है। अब आते हैं अगला टॉपिक पर, यह है दसराजन वार। ऋग्वेद में एक घटना का जिक्र किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं दसराजन वार, यानी बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन वार, यानी 10 राजाओं का वार। इसके बारे में चर्चा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में मेंशन है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो दसराजन वार मेंशन्ड है वो सातवीं मंडल है ऋग्वेद में, उनसे मेंशन्ड है। इसमें आपको याद नहीं करना है कि कितना मंडल में मेंशन्ड है, बस सिंपली याद रखना है कि ऋग्वेद में दसराजन वार का मेंशन्ड है, यानी कि ऋग्वेदिक, यानी 1500 से 1000 BC के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग दसराजन वार कहते हैं। और ये फाउट हुआ था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परुसनी, जिसको रावी रिवर कहते हैं, है ना। तो रावी रिवर के किनारे, रावी रिवर जिसको कि उस समय परुसनी कहते थे, उसी के किनारे ये दसराजन का वार हुआ था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1929 में लाहौर में जब कंप्लीट, लाहौर सेशन में जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की जाती है कांग्रेस के द्वारा, तो 1930 का 26 जनवरी को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, और तिरंगा को अनफर्ल किया जाता है यही रावी नदी के किनारे। तो इसका महत्व इतना ज्यादा है कि ये दसराजन वार यही रावी नदी के किनारे हुआ, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो दसराजन वार किस नदी के किनारे हुआ, पौरुषनी या रावी नदी के किनारे, और इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है, इसी के किनारे शायद ऋग्वेद का भी रचना हुआ, और इसलिए बाद में भी इसको लिंक किया गया। ये बैटल हुआ दो, एक तरफ तो कौन थे, सुदास थे, जो भारत ट्राइब का
राजा थे। यानी एक तरफ एक ट्राइब है जिसका नाम क्या है, भारत ट्राइब, है ना, भारत ट्राइब है। और यही भारत ट्राइब का राजा क्या है, राजा का नाम है सुदास। और दूसरी तरफ एक ग्रुप है, 10 राजाओं का ग्रुप है ना, दूसरी तरफ 10 ट्राइब्स का ग्रुप है। और यहाँ पर एक कोई किंग होगा, है ना, हमें उसका नाम नहीं याद करना इसलिए हमने लाया, नेट पर तो इजिली अवेलेबल रहता है, पर उसका जरूरत नहीं है ना। तो भारत ट्राइब एक तरफ है और दूसरी तरफ 10 ट्राइब्स है। तो भारत ट्राइब का राजा सुदास है और ये 10 ट्राइब को हरा देता है, और भारत, जो भारत ट्राइब है, ये विजय होता है, और इसलिए भारत का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। ये ऐतिहासिक है। अगर आप महाभारत देखे हो तो उसमें भरत राजा का जिक्र किया गया है, जो शांतनु के पिता होते हैं, है ना, भीष्म पितामह के पिता शांतनु होते हैं, उनके पिता भरत होते हैं। तो उनसे भारत, भारत का नाम भारत, भारत बताया गया। लेकिन हिस्ट्री में जब हम लोग देखते हैं तो ऋग्वेद में दशराजन वार बताया गया है, दशराजन वार है। और यही दशराजन वार क्या है, इसमें एक तरफ भरत क्लैन का जो सुदास राजा है, ये विजय प्राप्त करता है 10 ट्राइब्स के ऊपर, 10 राजाओं के ऊपर, और इसलिए भरत नाम पड़ता है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, राइवलरी होता है वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में। दो पृष्ठ रहते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र, दोनों का ईगो क्लैश होता है और उसी के कारण युद्ध होता है। पूरा कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है, टाइम लॉस होगा, क्वेश्चन उस तरह से नहीं आएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ट्राइब दशराजन वार किसमें दिया हुआ है, तो दशराजन वार ऋग्वेद में दिया हुआ है। दशराजन वार किस नदी के किनारे हुआ, तो रावी नदी के किनारे। रावी नदी को उस समय क्या कहते थे, परुस्नी रिवर। कौन सा ट्राइब एक तरफ था, भरत ट्राइब था, और दूसरी तरफ 10 ट्राइब का ग्रुप था। भरत ट्राइब का राजा कौन था, सुदास था। किसकी विजय हुई, भरत ट्राइब की विजय हुई, और इसलिए भारत का नाम भारत पड़ा। और ये ईगो क्लैश था वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में, और इन्हीं के कारण युद्ध होता है ना। सुदास इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ भारत ट्राइब, जो भारत ट्राइब था उसका सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश्ड होता है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक पीपल में सोशल लाइफ कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, है ना, तो ये देखना पड़ेगा। ऋग्वेदिक पीपल में जो फैमिली है, यही बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, और इसको एक कुलप्पा हेड करता था। फैमिली को उस समय क्या कहते थे, कुल कहते थे। फैमिली का नाम क्या था, कुल, और यही था बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। आज भी परिवार ही समाज का बेसिक यूनिट है, सबसे जो नीचे का यूनिट है, क्योंकि समाज में इंडिविजुअल लोग कम रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। तो फैमिली को उस समय कुल कहते थे, और इसी के हेड को कुलपति भी कह सकते हैं, कुलपति, या ज्यादा बेटर नाम है कुलप्पा। तो इसका जो हेड रहता था, किसी भी फैमिली में हेड होता था, उसका जो मेल है और जो ओल्डेस्ट मेल है वो जनरली हेड होता है। तो जो कुल है, जो फैमिली है, इसी को कुलपति या कुलप्पा कहते हैं। ये ऋग्वेदिक पीपल में जो समाज था उसका बेसिक यूनिट फैमिली था, जिसको कुल कहते थे, और हेड को कुलप्पा कहते थे। सेवरल फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूटेड ए विलेज, बहुत सारे फैमिली के ग्रुप को एक विलेज कहते थे, आज भी सेम है, बहुत सारे फैमिली के ग्रुप को विलेज कहते थे। विलेज से जुटकर एक क्लैन बनता था, और क्लैन से ट्राइब बनता था, है ना। देखिए यहाँ पर, कहाँ गया, मिस हो गया क्या, अच्छा आगे आएगा, पॉलिटी वाला में आएगा। तो बहुत सिंपल है, ये पॉलिटी वाला में फिर से आएगा कि सबसे यूनिट में क्या है, सबसे नीचे क्या है, कुल है। कुल जब बहुत मिलता है तो क्या बनता है, विलेज बनता है। विलेज जब बनता है तो क्या बनता है, क्लैन बनता है। इसी को हम लोग विस कहते थे, विस आगे आएगा। इसी को क्या कहते हैं, क्लैन कहते हैं, है ना। और यही सब मिलके एक जन बनता था, जन को ही ट्राइब कहते हैं। तो ये पॉलिटी वाला हम देखेंगे। इसी के हेड को कुलप्पा या कुलपति कहते हैं, विलेज के हेड को ग्रामिका कह देंगे, और विस के हेड को विस्पति कहेंगे, और जन के हेड को राजा कहेंगे, राजन कहेंगे। आगे ये वाला आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। ये है ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसा था, पेट्रियार्कल, पितृस्तात्मक था, है ना। जो मेल रहता था वो हेड होता था फैमिली का। तो ये पेट्रियार्कल है। ये आईवीसी के बारे में लोग, ज्यादा लोग मानते हैं कि वो मेट्रियार्कल सोसाइटी था, क्योंकि मदर गॉडेस का बहुत ज्यादा सील मिला है ना, मदर गॉडेस का मूर्ति ज्यादा मिला है, इसलिए लोग एज्यूम करते हैं कि मेट्रियार्कल था। क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं मालूम है तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है। पर ऋग्वेदिक पीपल, ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्लीटली पेट्रियार्कल था, ये पता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल, मेट्रियार्कल, बोथ, नन, तो आपको पेट्रियार्कल जानना चाहिए। लेकिन पोजीशन जो वुमेन का है वो बहुत अच्छा था लेटर वैदिक पीरियड के समय। अगर हम एक ग्राफ बनाए और देखें कि महिला का जो इज्जत है भारत में किस तरह से कम बेसी हुआ, और अगर आईवीसी को भी रखना है इसमें, तो आईवीसी क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा। क्योंकि ये सोसाइटी क्या, अगर यहाँ पर रेस्पेक्ट टू वुमेन देखे कि महिलाओं का कितना इज्जत था, और यहाँ पर टाइम पीरियड देखें, है ना, टाइम पीरियड देखें, तो आईवीसी में कैसा था, आईवीसी तो माना जाता है मेट्रियार्कल था, तो बहुत हाई हो गया, बहुत ऊपर हो गया। फिर जो अर्ली वैदिक पीरियड है, यानी ऋग्वेदिक सोसाइटी है, इसमें थोड़ा सा कमा, क्योंकि मेट्रियार्कल सोसाइटी तो नहीं रहा, पेट्रियार्कल बन गया। लेकिन लेटर वैदिक के बाद ये धीरे धीरे क्या हो गया, कम होते गया, और खास करके मुस्लिम रूल में तो बहुत कम हो गया, और अब मॉडर्न इंडिया में फिर से आगे जा रहे हैं। पर अभी भी जो ऋग्वेदिक या है उससे बहुत नीचे है ना। यहाँ पर ऋग्वेदिक
लोगों से भी अभी नीचे हैं, आईबीसी से तो बहुत नीचे हैं, क्योंकि आईबीसी तो पूरी तरह से मेट्रियार्कल था, अभी तो पितृस्थात्मक है। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, एक रफ ग्राफ। इससे पता चलता है कि जो महिलाओं का सम्मान था वो आईबीसी के समय बहुत हाई था, फिर ऋग्वेदिक पीपल के समय था, फिर लेटर वैदिक पीरियड, और यहाँ से धीरे धीरे कम ही होते गया। और जब मॉडर्न इंडिया आया इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हुआ, है ना, या हम कह सके अंग्रेज के आने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हुआ। सोशल डिस्टिंक्शंस एग्जिस्टेड बट द वर्ण सिस्टम हैड नॉट एट बिकम रिजिड। जो वर्ण सिस्टम है ये रिजिड नहीं हुआ था, जो अभी का कास्ट सिस्टम है ये रिजिड नहीं हुआ था कि जन्म पर कास्ट बताया जाता था। ऋग्वेद में एक, है ना, हिम है, या एक कहीं पर लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि एक एक व्यक्ति है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरी जो उसकी मम्मी है वो एक वॉरियर कास्ट की है, या हम कह सकते हैं वो एक प्रिस्ट कास्ट की है ना, उसका पिता जो है वो क्षत्रिय कास्ट की है, उसका भाई जो है वो वैश्य कास्ट की है। यानी कि यहाँ पर वर्ग के आधार पर कास्ट बनाया गया है, वर्ण बनाया गया है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण सिस्टम है, ये रिजिड नहीं हुआ है, ये फ्लूइड है कि जो जैसा काम करता है उसके आधार पर उसका वर्ण को डिसाइड किया जाता है, कास्ट को डिसाइड किया जाता है ना। और वर्ण सिस्टम जनरली, वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर, तो कलर के बेसिस पर वर्ण था। यहाँ पर ब्लैक और जो व्हाइट कलर्ड आर्यन थे उनमें डिस्टिंक्शन था, लेकिन कास्ट सिस्टम अभी रिजिड नहीं हुआ था, जो कि लेटर वैदिक सोसाइटी है उसमें कास्ट सिस्टम रिजिड हो जाता है। आगे देखेंगे क्या पोजीशन था वुमेन का। वुमेन रिसीव्ड एजुकेशन, उनको शिक्षा दी जाती थी, ये रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते थे। दे कुड अटेंड असेंबली सच एज सभा और बिद्दत। सभा और बिद्दत आगे देखेंगे कि असेंबली है, वो असेंबली भी जा सकते थे, है ना। गर्ल्स वर इंटाइटल्ड टू उपनयन इन द अर्ली पीरियड। जो उपनयन होता है एक संस्कार, है ना, उपनयन संस्कार होता है, आपको मालूम होगा, जिसमें पढ़ाने की बात की जाती है, या फिर जो जनेऊ पहनाने वाला है वो शायद होगा। तो जो उपनयन संस्कार होता है उसमें भी महिलाओं को इंटाइटल्ड किया गया था, है ना। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल डिस्कशन। जो भी इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता था उसमें भी भाग लेते थे। तो ये ध्यान रहना चाहिए, सिंपली याद रहना चाहिए कि महिलाओं का स्थिति बढ़िया था। महिला सभा और विद्वत में भाग ले सकती थी, जो दो तरह का असेंबली है। महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, महिला रिलीजियस डिस्कोर्स में भाग ले सकती थी, जो भी इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता था उसमें भाग ले सकती थी। और ऋग्वेद में कुछ नाम भी मेंशन्ड है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार ही बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन ऋग्वेदिक महिला है, यानी ऋग्वेद के समय महिला है। तो लोप मुद्रा, घोष, अपाला और विश्वावरा, ये चारों क्या है, ये चारों ऋग्वेद में दिया हुआ है, इसलिए ये ऋग्वेद के समय में थे। इसमें गार्गी एब्सेंट है, गार्गी लेटर वैदिक पीरियड में आई थी, यानी ये जो विदुषी हैं, जो महान महिला है गार्गी, ये लेटर वैदिक पीरियड की महिला है, ये ऑप्शन में था तो ये आपको हटाना था। बाकी लोपमुद्र, घोष, अपाला और विश्वावरा, ये सब क्या है, ऋग्वेद के समय महान महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं, इनका जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है कि कौन सी महिलाएं ऋग्वेद में थी और कौन सी महिलाएं लेटर वैदिक पीरियड में थी। तो आपको याद रहना है लोप मुद्रा, घोष, अपाला, विश्वावरा, ये सब अर्ली वैदिक पीरियड के महिलाएं। These women are credited with composing Vedic hymns and participating in religious discourse। तो ये वैदिक हिम्स में भी अपना योगदान दिए हैं, बहुत सारा वैदिक हिम्स इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया है ना। और रिलीजियस डिस्कोर्स में भी भाग लेते थे। मैरिज का क्या था, मैरिज को एक सेक्रेड, एक पवित्र इंस्टीट्यूशन माना गया था। गंधर्व विवाह भी इस समय होता था, यानी मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट, है ना, जिसको अभी लव मैरिज कहते हैं, ये कंपेरेबल उसी से है। तो उस समय भी गंधर्व विवाह होता था, यानी ऋग्वेदिक पीपल में महिलाओं को अधिकार था अपना, है ना, मैरिज पार्टनर चुनने का। इस समय एक नियोग कॉन्सेप्ट था कि जो विडो होते थे, जिनका पति मर जाता था, वो यंगर भाई से, जो पति होता था उसके छोटे भाई से शादी कर सकता था, या क्लोज रिलेटिव से शादी कर सकता था, ताकि लिनियज का कंटिन्यूएशन हो। इसी को क्या कहते हैं, नियोग कहते हैं। तो याद रखिएगा मैरिज में कि इस समय गंधर्व विवाह परमिटेड था और नियोग का कॉन्सेप्ट था जिसमें यह होता था। इस समय चाइल्ड मैरिज नहीं था, चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से कुछ नहीं था, यानी कि ऋग्वेदिक समाज क्या है, अभी के समाज से बहुत अच्छा था। क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए, आज हम लोग करंट अफेयर्स का लेक्चर में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2030 का टारगेट रखी है कि हम लोग चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाएगा 2030 तक, पर ऐसा होना शायद 2030 का डेट कम पड़ जाए। तो अभी टारगेट ही है 2030, और ऋग्वेदिक समाज में चाइल्ड मैरिज नहीं था, सती नहीं था, पर्दा नहीं था, ये सब अब्सेंट था ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। एक दो नाम का जिक्र किया जाता है ऋग्वेद में, एक है दास और एक है दस्यु। ये दोनों को आपको समझना होगा। तो ऋग्वेद में दो ग्रुप है, एक दास है, ये पॉलिटिकल राइवल है, पर ट्रीटेड इसको सब बेहतर ट्रीट किया जाता था। यानी जो आर्यन है, आर्यन का जो राइवल था, एक दास था और दूसरा दस्यु था। ये जो दस्यु है इसको बहुत
दस्यु और आर्यन के बीच में, है ना, दस्यु और आर्यन के बीच में बहुत लड़ाई होता था, पर आर्यन जो था दास के साथ सही ट्रीट करता था, लेकिन दस्यु के साथ सही ट्रीट नहीं करता था। तो दस्यु कौन थे? दस्यूज आर जनरली कंसीडर्ड नॉन आर्यन, ये नॉन आर्यन थे और वो फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे आर्यन ट्राइब से, और इसलिए दस्यु हंता बहुत जगह मेंशन्ड है। दस्यु हंता ऋग्वेद में, दस्यु हत्या ऋग्वेद वगैरह में बहुत जगह मेंशन है। तो आपको याद है, क्वेश्चन सिंपली आएगा कि दो ग्रुप जो आर्यन के ओपोजिशन में थे, राइवलरी में थे, उनका नाम क्या है? तो दास है, दस्यु है। दूसरा आ सकता है कि दास वो लोग थे जो डिफीट किए गए थे आर्यन के द्वारा, ये डिफीटेड है बट ट्रीटेड बेटर, पर इनको सम्मान सही दिया जाता था। तो आपको आ सकता है कि किनको सही सम्मान दिया जाता था? इसको, किसके कंपैरिजन में? दस्यु के कंपैरिजन में। दोनों है दुश्मन ही, दोनों है राइवलरी, पर दास को सही सम्मान दिया जाता था, ठीक ठाक सम्मान दिया जाता था। दस्यु के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। ये ऋग्वेदिक समाज में सोशल लाइफ था। अब है रिलीजियस लाइफ, यानी कि धार्मिक कैसे थे ऋग्वेदिक लोग। रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वाज सिंपल एंड लार्जली बेस्ड ऑन नेचर वर्शिप। इस समय जो रिलीजन था सिंपल था और ये बेस्ड था नेचर वर्शिप पर, यानी नेचर का पूजा होता था इस समय। नेचर मतलब जैसे कि अग्नि गॉड है, जैसे बारिश का भगवान है तो इंद्र है, तो इंद्र का पूजा होता है, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि सुबह है तो उसके लिए देवी उषा है, शाम है तो उसके लिए देवी है, रात है तो उसके लिए रात्रि देवी है या निशा है। तो ये क्या है? ये सब क्या है? नेचर वर्शिप को पूजा किया जा रहा है। तो ऋग्वेदिक पीपल वर्शिप्ड नेचुरल फोर्सेस एंड बिलीव्ड दैट दीज फोर्सेस इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ। तो नेचुरल फोर्सेस को ये लोग पूजा करते थे। यहाँ पर कोई टेम्पल्स नहीं है, बार बार बता रहे हैं कि टेम्पल्स गुप्ता पीरियड के बाद शुरू हुआ, तो अभी टेम्पल होने का कोई ये ही नहीं। तो आईबीसी में नो टेम्पल, स्टोन एज में नो टेम्पल, चैल्कोलिथिक पीरियड में नो टेम्पल, वैदिक एज में नो टेम्पल, महाजनपद पीरियड में नो टेम्पल, बुद्धिज्म जैनिज्म के पीरियड में नो टेम्पल, मौर्यन के समय नो टेम्पल, लेटर मौर्यन में नो टेम्पल, गुप्ता के बाद टेम्पल शुरू होता है। तो आपको ये टाइम फ्रेम याद रखना है कि गुप्ता के बाद टेम्पल होता है। इसलिए यहाँ पर टेम्पल नहीं है, यहाँ पर आइडल्स भी नहीं है, आइडल्स भी नहीं है, यानी जो मूर्ति का पूजा होता है वो मूर्ति पूजा नहीं है ऋग्वेदिक में। एलोबरेट रिचुअल नहीं है, यानी कि पूरी तरीका से जो रिचुअल्स होते हैं, है ना, टिक्का लगाना, हाथ में ये सब पहनना, वो पूरा एलोबरेट नहीं है। वर्शिप यहाँ पर सिंपली था प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड इन ओपन। ओपन में प्रेयर होता था और सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ऋग्वेदिक रिलीजन में है वो है रीता, और इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आ सकता है। रीता का मतलब होता है ना, कॉस्मिक ऑर्डर गवर्निंग बोथ नेचर एंड सोसाइटी। जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसी को रीता बोला गया है। मतलब कॉस्मिक ऑर्डर जो पूरा ऑर्डर है ना, जैसे कि पूरा प्रकृति चल रही है, यही कॉस्मिक ऑर्डर को क्या बोला गया? यही जो प्रकृति है पूरा, जैसे कि पूरा समाज, पूरा प्रकृति चल रहा है, इसी को क्या बोला गया है? रीता बोला गया है। और इसी का भगवान कौन है? वरुणा है। वरुणा मतलब क्या है? कि वाटर का भगवान है। तो आप देखिए वाटर से कितना चीज कंट्रोल होता है। वाटर से रेन कंट्रोल होता है ना, वाटर से हीट कंट्रोल होता है, गर्मी कंट्रोल होता है, वाटर से लगभग लगभग, है ना, थोड़ा बहुत विंड भी कंट्रोल होता है। तो वाटर से बहुत चीज कंट्रोल होता है। तो इसलिए जो रीता है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में कि वरुण, है ना, वरुण जो कि भगवान माना गया है, वो किसको कंट्रोल करते हैं? तो वो रीता को कंट्रोल करते हैं, जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसको कंट्रोल करते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड के समय मेजर डीटी कौन है? पहला है इंद्र, कल ही देखे कि 250 बार मेंशन है इंद्र का नाम। अग्नि 200 बार मेंशन है अग्नि का नाम। बाकी सब में कितना बार मेंशन है याद करने का आवश्यकता नहीं है, पर इंद्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट डीटी है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण भगवान इंद्र है। ये गॉड ऑफ रेन है, बारिश का भगवान है। थंडर और वारफेयर का भी यही देवता है। इन्हीं को पुरंदर कहा गया है, जिसका मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स होते हैं, जो किला को तोड़े, है ना। ये असिस्ट, आर्यंस को असिस्ट करते थे बैटल्स में एनिमी के खिलाफ। दूसरे नंबर पर भगवान कौन है? अग्नि, गॉड ऑफ फायर है। ये कंसीडर किया जाता है मैसेंजर बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस। कल ही बताया कि नीचे ह्यूमंस है, ये आग जलाएगा तो इन्फॉर्मेशन, आग क्या है? ऊपर भर जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन लेके किसके पास जाएगा? गॉड के पास। इसलिए अग्नि को बोला गया है गॉड ऑफ ह्यूमंस एंड प्रीस्ट ऑफ द गॉड। या सिंपली आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये मैसेंजर है, और इसलिए हम हवन करते हैं और उसी में भगवान के लिए क्या है? भगवान का तारीफ करते हैं, ताकि वो अग्नि जो है वो भगवान तक हमारी शब्दों को लेके जाए। और इसलिए ऑक्यूपाइड सेंट्रल पोजीशन इन सेक्रीफेशियल रिचुअल। जितना भी रिचुअल होता था इसमें सेंट्रल पोजीशन था, क्योंकि हवन करना है, हवन कुंड में बिना अग्नि का काम नहीं चलेगा। फिर वरुणा है, ये गार्डियन ऑफ रीता है, कॉस्मिक ऑर्डर, यानी जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है? वरुणा। एसोसिएटेड विथ मोरल एंड नेचुरल लॉ से भी संबंधित है। एक और भगवान थे मित्र, नाम ही क्या है? मित्र। तो ये किसको कंट्रोल करेंगे? कि फ्रेंडशिप, है ना, है ना, कौन फ्रेंड रहेगा कौन दुश्मन रहेगा, ये इसको एसोसिएटेड विद फ्रेंडशिप एंड एग्रीमेंट्स, जो समझौता होता है उस समय जो भगवान है वो कौन है? वो मित्र हैं। सूर्य देवता है सन गॉड,
पुसान है जो प्रोटेक्टर ऑफ कैटल, रोड्स और ट्रेवलर्स, इसका देवता कौन है? पुसान। और लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि पुसान को ही बताया गया कि ये जो दलित लोग हैं, जो उनका भगवान बना दिया गया, यानी जो जानवर उनवर को रखने लगे लेटर वैदिक पीरियड में, उसका देवता पुसान बन गए, है ना। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया भगवान का भी कि कौन नीचे क्लास वाला करेगा, कौन ऊपर क्लास वाला करेगा। तो पुसान मतलब प्रोटेक्टर ऑफ कैटल, रोड्स और ट्रेवलर्स हो गए। सोमा का वर्ड यूज होता है ऋग्वेद में, इसका मतलब होता है एक सेक्रेड ड्रिंक है जो रिचुअल के समय यूज होता है। सोम मतलब कि अब ये एक ड्रिंक था, है ना, पीने का वस्तु था जो कि रिचुअल के समय यूज होता था, और इसका बहुत तारीफ किया गया है सोम का, है ना, शराब जैसा कुछ होता था। तो सोम, है ना, ये सेक्रेड सोम ड्रिंक था जो रिचुअल के समय यूज होता था। कुछ फीमेल डिटीज का भी वर्णन है ऋग्वेद में, यानी जो फीमेल ईश्वर हैं, फीमेल भगवान है, उनका भी है। जैसे अदिति, ये मदर ऑफ गॉड्स हैं, तो याद रखना है अदिति कौन है? मदर ऑफ गॉड्स हैं, जो ईश्वरों के माता हैं। उषा, गॉडेस ऑफ डाउन, उषा आप जानते ही होंगे। उषा का मतलब ही होता है सुबह, है ना। रात्रि मतलब निशा, तो ये गॉडेस ऑफ नाइट हो गए। सावित्री, कल हम देखे कि सन की पत्नी को सावित्री कहते हैं, और जो गायत्री मंत्र है वो इन्हीं को डेडिकेटेड है। तो ये चार जो फीमेल डिटी हैं, इनका भी वर्णन किया गया है। अदिति जो मदर ऑफ गॉड्स हैं, जो भगवान के माता हैं, अदिति हैं। उषा है सुबह वाला, रात्रि निशा है शाम वाला, और सावित्री है ना, सन से रिलेटेड है। अब चलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। गायत्री मंत्र वाला तो कल देख ही लिए थे। इकोनॉमिक लाइफ कैसा था ऋग्वेदिक सोसाइटी में? ऋग्वेद के जो लोग थे वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे? तो ऋग्वेदिक इकोनॉमी वाज प्रीडोमिनेटली पेस्टोरल। कैसा था? पेस्टोरल था, है ना, चरवाहा था। ये सिंपली याद रखना, ये गाय का गौचारण करते थे, गाय को चराने जाते थे, और जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करते थे। और साथ में, है ना, कुछ जैसे कि व्हीट हो गया, जैसे कि जौ हो गया, जिसको बार्ले कहते हैं, जो व्हीट जैसा ही होता है, जो हॉर्लिक्स का डिब्बा में नहीं रहता है, बार्ले, जौ। तो जौ उपजाते थे, व्हीट उपजाते थे, और उसको, है ना, दूध में मिला के खाते थे। तो कैटल कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। गौ ही सब कुछ धन का है, गौधन है। वेल्दी पर्सन जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ कैटल था, गाय था, उसी को वेल्दी माना जाता था। और बहुत सारे युद्ध लड़े जाते थे गाय के लिए, है ना। ये वर्ड जो गौ से रिलेटेड वर्ड है, वो ऋग्वेद में 723 बार यूज हुआ है। बताइए, इंद्र के लिए 250 बार यूज किया गया है, लेकिन गाय से संबंधित वर्ड 723 बार यूज किया गया है। इससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक लोग गाय को कितना पवित्र मानते थे, कितना महान मानते थे। और इसलिए बहुत सारे टर्म है जो गाय से संबंधित है, जैसे गविष्ठी, इसका मतलब होता है सर्च फॉर काउज और वार फॉर कैटल, है ना। काउ के लिए जो काउ का सर्च, या गाय के लिए जो युद्ध होता था, उसको गविष्ठी कहते थे। ये शब्द डायरेक्टली आ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है ऋग्वेदिक सोसाइटी में। तो गविष्ठी मतलब क्या होता है? गाय के लिए युद्ध। अघन्य, अघन्य मतलब होता है कि गाय जिसको कि मारा नहीं जा सकता है, कौ को नहीं मारना चाहिए, उसको बोलते हैं अघन्य। एक होता है दोहित्री। दोहित्री मतलब होता है डॉटर, जो कि गाय का दूध निकालते थे। तो डॉटर हु वन हु मिल्क्स काउज, तो उसको क्या बोलते थे? दोहित्री। फिर गोधुली, गोधुली तो आज भी यूज होता है, टाइम व्हेन काउज रिटर्न होम, है ना। तो गौ के कारण धूल उड़ता था जब गाय वापस आता था, शाम के समय को गोधुली कहते हैं। डस्क है ना, जो शाम है, डस्क उसके लिए यूज करते हैं ना, जो अभी पूरी तरह से रात नहीं हुआ, दिन नहीं हुआ, उसके बीच का जो समय है, जब सूरज धीरे धीरे, है ना, ओझल हो रही है, तो उस समय के शब्द, उस समय का जो समय है, उसको क्या बोलते थे? गोधुली। फिर उसी तरह गोधुम बोलते थे, तो गोधुम व्हीट को बोलते थे। तो ये सब आप देख सकते हैं गौ से रिलेटेड वर्ड है। तो इतना इंपॉर्टेंट गाय उस समय, जो गौ वर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट था ऋग्वेद में, है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या याद रहना चाहिए? गविष्ठी। और गविष्ठी का मतलब क्या होता है? गविष्ठी का मतलब होता है गाय के लिए युद्ध। अघन्य मतलब गाय जिसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। दोहित्री मतलब, है ना, डॉटर हु मिल्क्स काउ। गोधुली मतलब शाम का समय। गोधुम मतलब व्हीट। और एक है गोपा या गोपति, ये बेसिकली किंग के लिए यूज होता था। उस समय किंग को क्या कहते थे? गोपा कहते थे, है ना। राजन भी कहते थे, ऐसा नहीं है, राजन भी कहते थे, पर जो काउ को प्रोटेक्ट करता था उसको गोपा या गोपति, या जो गाय का हेड होता था उसको गोपति भी कहते थे। तो प्रोटेक्टर, या हम कह सकते हैं ऑनर, है ना, जो गाय का ऑनर था या प्रोटेक्ट करता था, जो रिस्पॉन्सिबल था गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? गोपा या गोपति। और बहुत बार राजा के लिए भी ये वर्ड यूज होता था, गोपा या गोपति। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि राजा के लिए भी यूज होता था, है ना। गोपाल वर्ड आप सुने होंगे, ये वर्ड कहां से आया? वही जो गौ का पालन करता है, तो गोप मतलब वहीं से आया है। तो गौ का जो पालन करता है, गौ का जो मालिक है, गौ का जो प्रोटेक्ट करता है, उसी को गोप या गोपति कहते हैं। एक वर्ड यूज हुआ है गोघन्य, इसके बारे में तो पहले ही बताया आपको कि इसका एक तो डिस्क्रिप्शन ये है कि स्पेशल गेस्ट जिनके लिए
गाय की हत्या की जाती थी ताकि वो इसका भोजन कर सके। लेकिन बाद में जो पाणिनि है, उन्होंने इसको कैसा डिफाइन किया है? उसको डिफाइन किया गया है ऐसे स्पेशल अतिथि जिनको गाय दान में दिया जाता था। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है कि गाय ऐसे अतिथि जिनको लिए गाय की हत्या की जाती थी ताकि वो भोजन कर सके, क्योंकि पाणिनि बाद में आए, है ना? तो बाद में उसका इस तरह से डिस्क्रिप्शन हुआ। जनरली यही वर्ड यूज होता है गोघन्य के लिए, कि उस समय गाय की भी हत्या होती थी, गाय का भी मांस खाया जाता था, ऐसा लोग इतिहासकार मानते हैं। तो ये कुछ वर्ड है जिसको याद रखना है। गविष्टि हो गया, गोपा हो गया, गोघन्य हो गया, अघन्य हो गया, है ना, गोधुली हो गया, गोधूम हो गया, ये सब वर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, तो इंपोर्टेंस ऑफ कैटल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ रिवॉल्व अराउंड देम। तो चाहे वो सामाजिक लाइफ हो या इकोनॉमिक लाइफ हो, सब गाय के अराउंड घूमता था, इसलिए गाय का इंपोर्टेंस समझ सकते हैं। आगे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा था? ऑल दो पेस्टोलिज्म डोमिनेटेड, एग्रीकल्चर वाज आल्सो प्रैक्टिस। मेन तो पेस्टोलिज्म ही था, मेन तो गौचारण ही था, मेन तो गाय का जो वस्तु है उससे ही खाना, पर एग्रीकल्चर भी साथ में होता था। इसमें जो वार्ली है ये चीफ क्रॉप था, और वार्ली को यावा कहते थे, ये भी ध्यान रखना है। जैसे गेहूं को क्या कहते थे? गोधुन, गोधुन कहते थे। उसी तरह जो बार्ले हैं, है ना, जो जौ है, जिसको यावा कहते थे। व्हीट वाज आल्सो कल्टीवेटेड, और इसको क्या कहते थे? गोधुन कहते थे। राइस वाज नॉट एन इंपोर्टेंट क्रॉप। अभी राइस इंपोर्टेंट क्रॉप नहीं था, राइस महत्वपूर्ण नहीं था राइस, पर महत्वपूर्ण नहीं था। और हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी राइस था, पर इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ दो ही जगह से मिला है ना? तो राइस वहां भी इंपोर्टेंट नहीं था। ट्रेड और टैक्सेशन का क्या था? ट्रेड लिमिटेड था, और जो भी था वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। क्योंकि इस समय ट्रेड क्या होगा? बहुत कम ट्रेड होगा, लोग रह रहे हैं आदिवासी तरह से रह रहे हैं, है ना, उस तरह से रह रहे हैं। कोई रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। एक था बाली, जो कि वॉलेंट्री ट्रिब्यूट था, जो चीफ को देता था। अगर आप राजा से खुश हैं, राजन से खुश हैं, तो आप बाली दे दीजिए, यानी कि वॉलेंट्री ट्रिब्यूट कुछ दे दीजिए, गाय का कुछ प्रोडक्ट्स, पेड़ा वगैरह दे दीजिए। मतलब समझिए कि बाली मतलब क्या हुआ? कि वॉलेंट्री ट्रिब्यूट जो राजा को दिया जाता था, अपनी इच्छा से जो दिया जाता था, ये फिक्स नहीं था, ये ऑफिशियल नहीं था, ये रेगुलर नहीं था। और दूसरा था भाग, जो प्रोड्यूस होता था उसका एक पोर्शन राजा को दिया जाता था, जिसको भाग कहते थे, है ना, शेयर ऑफ प्रोड्यूस गिवन टू रूलर। तो ये दोनों एक टैक्स के रूप में था, लेकिन कोई रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, रेगुलर नहीं था, है ना, ऐसे था। बाली तो पहले तो वॉलेंट्री था, और भाग में भी एक शेयर था जो कि राजा को दिया जाता था, क्योंकि उसके बदले राजा सभी के गाय को प्रोटेक्ट करते थे, है ना। अब लास्ट है पॉलिटिकल लाइफ। 5 मिनट और लगेगा, फिर ये जो है ऋग्वेदिक सोसाइटी ये खत्म हो जाएगा, है ना। फिर लेटर वैदिक पीरियड हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये पढ़ते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वेदिक पीपल वाज ट्राइबल रादर देन टेरिटोरियल। पहले देखिए ये ट्राइबल है, ये काव के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर लैंड का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, प्राइवेट लैंड तो है ही नहीं कि हाँ इतना जमीन मेरा है और इसमें कोई आएगा तो युद्ध होगा, इसको कोई कैप्चर करेगा तो उसके लिए युद्ध होगा। तो ये टेरिटोरियल नहीं है ना। जैसा अभी जैसे बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य का एक बाउंड्री है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, तो है, इसको कोई नहीं छीन सकता है ना, इसको कोई नहीं हटा सकता है। जो इंडिया है, जो इंडिया का पॉलिटिकल यूनिट है, जो एरिया है, उस पे चाइना नहीं कंट्रोल कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये टेरिटोरियल है, उस समय टेरिटोरियल नहीं था, उस समय ऋग्वेदिक पीपल ट्राइबल थे। लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट क्या था? जन था, है ना। देखिए इस तरह से था। सबसे पहले फैमिली था, बहुत सारे फैमिली मिलेंगे तो ग्राम मिलेंगे। कुछ गांव को अगर मिला दीजिए तो इसी को विस कहते थे, यानी जैसे अभी पंचायत होता है ना, 5 गांव को मिला दिए, 6 गांव को मिला दिए, तो उस समय भी कुछ गांव को मिलाते थे तो विस बनता था, और कुछ विस को मिला दिए तो जन बनता था। यही सबसे बड़ा था यूनिट। सबसे छोटा यूनिट कुल है, यानी फैमिली। फिर कुछ परिवार को मिलाए तो ग्राम बन गया, और कुछ ग्राम को मिलाए तो विस बन गया, कुछ विस को बनाए तो जन बन गया, है ना। आगे देखेंगे यही जन जहां पर पैर रखता है, यानी कि टेरिटोरी को जमा लेता है, तब जनपद बन जाता है। और बहुत सारे जनपद को अगर कैप्चर करके एक बड़ा जनपद बन जाए, अगल बगल के जनपद को कैप्चर करके, तो क्या बन जाता है? महाजनपद बन जाता है। ये हम लोग, है ना, महाजनपद के लेक्चर में देखेंगे, पर अभी तो यहीं तक है। यानी कि कुल, यानी फैमिली, फैमिली से गांव, गांव से कुछ गांव को मिलाए तो 20, और 20 से मिलाए तो जन। जो फैमिली है कुल, इसका हेड को कुलप्पा कहते थे, पहले ही देखे, कुलपति भी कह सकते हैं। ग्राम के हेड को ग्रामीणी बोलते थे, ग्रामीणी। 20 के हेड को विस्पति बोल दिए, और पूरा जन के हेड को क्या बोल दिए? राजन बोल दिए। तो ये कुल है, कुल मतलब फैमिली या हाउस होल्ड हुआ, इसका हेड को कुलप्पा कहते थे। ग्राम है, ग्राम मतलब विलेज हुआ, है ना, इसका हेड को नहीं कहते थे। विस है, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, इसको विस्पति इसका हेड होता था। जन है, जो ट्राइब, पूरा ट्राइब को जन कहते थे, ये हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट है, और इसी का हेड को राजन कहते थे।
तो इसलिए अब राजन देखते हैं क्या है। तो किंग को क्या कहते थे, राजन। ये किसका हेड है, पूरा जन का हेड है राजन। इसका पोजीशन इंपॉर्टेंट था पर अब्सलूट नहीं था। अब्सलूट मतलब पूरा पावर राजा के पास नहीं था, जो हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में राजा जो चाहे वो कर सकता है, किसी से युद्ध करा सकता है, पूरा सेना इसके अंदर है। पर अभी नहीं है, ये ट्राइब को प्रोटेक्ट करता है, ये वारफेयर के समय नेता रहता है, यानी युद्ध के समय नेता रहता है, और ये गार्ड करता है कैटल वेल्थ को, जो गौधन है, जो गाय है, उसका प्रोटेक्शन करता है, उसको गार्ड करता है। ये युद्ध के समय में सेनापति बनता है और ट्राइब को भी प्रोटेक्ट करता है। और ऑफिस ये जनरली हेरिडेटरी ही था। हेरिडेटरी मतलब जो पिता है उसी का बेटा बनेगा, फिर उसी का बेटा बनेगा। हेरिडेटरी तो है, लेकिन पॉपुलर अप्रूवल रिमेन इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर असेंबली होता था और ये असेंबली में अप्रूव किया जाता था कि हाँ यही किंग रहेगा, तभी वो किंग रहेगा। यानी पहले जो पावर था, सिंपली आपको समझना है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो किंग था वो अब्सोल्यूट बन जाता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, अगला राजा उसी का बेटा बनेगा, कोई नहीं हटा सकता है। अभी वैसा नहीं है, अभी हेरिडेटरी तो है, लेकिन असेंबली में बनेगा तो राजा का ही बेटा राजा बनेगा, लेकिन असेंबली में अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ यही अगला राजा है। अगर अप्रूव नहीं होता है तो नहीं बन पाएगा, तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो ये ध्यान रखना, एक हेरिडेटरी है लेकिन अप्रूवल रिक्वायर्ड है, और अभी राजा मतलब पूरा अब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि पूरा जो मन है वो नहीं कर सकता है, उसके लिए असेंबली बैठता है और असेंबली में डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री एब्सोल्यूट नहीं है, पहला तो इलेक्शन होता है, उस समय तो इलेक्शन की जगह यही अप्रूवल वाला बात है। पर अभी उसको लोकसभा से, है ना, राज्यसभा से, पार्लियामेंट से बिल पास कराना पड़ता है, बजट निकालना पड़ता है पैसा लेने के लिए, तो उसी तरह उस समय भी अप्रूवल होता था। कुछ ऑफिसर्स हैं, है ना, इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स क्या थे, अभी ये लोग कैसा रह रहे हैं, है ना, जन जैसा रह रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ट्राइबल कल्चर जैसा है, ट्राइब जैसा है। तो इसमें ऑफिशियल्स भी क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम आपने मौर्यन पढ़ा होगा, आपने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, तो इसमें बहुत सारा ऑफिशियल आता है। इस समय मात्र 3 ऑफिशियल है। पहला है पुरोहित, जो चीफ प्रिस्ट या एडवाइजर को पुरोहित कहते थे, आज भी पुरोहित कहते हैं। जो चीफ प्रिस्ट होते हैं, मेन प्रिस्ट या जो एडवाइजर है, उसको पुरोहित कहते हैं। जो कमांडर ऑफ द आर्मी है और जो सेनापति है उसको सेनानी बोलते हैं, और विलेज के हेड को ग्रामनी कहते हैं। और आपने हमने देखा ही कि विस के हेड को विस्पति कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है। और इसके अलावा हमने देखा कि फैमिली के हेड को कुलप्पा कहते हैं, क्योंकि फैमिली को इस समय कुल कहते हैं, तो वो सब भी है। पॉपुलर असेंबली, जिस समय 4 असेंबली होता था, ये चारों असेंबली आपको याद रहना चाहिए। एक है विद्वत, एक है सभा, एक है समिति और एक है गणा। ये 4 असेंबली होता था। विद्वत क्या था, इसमें रिचुअल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार बूटी और ट्राइबल डिबेट होता था, यानी क्या रिचुअल परफॉर्म करना है ना, जो युद्ध में कुछ गाय आया है तो उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा ग्रुप में, है ना, ट्राइबल का डिबेट कैसे होगा, तो ये विद्वत था। ये ओल्डेस्ट असेंबली था। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि ओल्डेस्ट असेंबली ऋग्वेद में कौन था, यानी जो सबसे पहले से आता था, वो विद्वत था। फिर सभा और समिति है, इसको ऋग्वेद में बोला गया है डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा, डॉटर्स ऑफ गॉड शायद बोला गया है, देख लेंगे इसको, है ना। तो सभा समिति है। सभा क्या है, सभा है एलिट काउंसिल ऑफ, ये वाला जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा ना तो उसमें हम इसको बता देंगे, सभा और समिति का एग्जैक्टली वहां पर किस बोला गया है, शायद गॉड ऑफ, ये डॉटर्स ऑफ गॉड बोला गया है शायद। तो सभा क्या है, एलिट काउंसिल ऑफ एल्डर्स है ना, यानी कि जिसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं उसका एलिट एक सभा है। सभा मतलब कि थोड़ा स्पेशल हुआ, इसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग ही भाग लेंगे, सब छोटे बच्चे नहीं भाग ले लेंगे। और ये जुडिशियल कोर्ट की तरह भी काम करता था, यानी इसमें सजा भी सुनाई जाती थी। तो ये सभा है। फिर समिति है, समिति जनरल फोक असेंबली है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग द किंग, किंग का इलेक्शन के लिए सब लोग आइए और वोट दीजिए, है ना, या अप्रूव कीजिए, तो उसके लिए समिति है। फिर एक गणना है, ये मिलिट्री से रिलेटेड है, माइनर असेंबली फॉर मिलिट्री एंड कॉम्युनल प्लानिंग, है ना, जो पूरा ग्रुप के लिए प्लानिंग करना है और मिलिट्री कहीं पर अटैक करना है, तो उसके लिए सिर्फ, है ना, जो मेल टाइप का है, जो युद्ध करने जाएगा सिर्फ वही भाग लेगा इसमें, है ना। तो मेन कौन है, विद्वत है, ये क्या है, ओल्डेस्ट है। फिर कौन है, सभा, ये एलिट वाला है। और समिति है, जिसमें तो सब लोग रहेंगे, तो बच्चा महिलाएं सब रहेगी। और गण में जनरली ये मिलिट्री से संबंधित है, तो ये तो कई किताब में दिया भी नहीं रहेगा गण, तो सिर्फ आप याद रखिए कि 4 में विद्वत है, सभा है, समिति है, गण है ना। वुमेन का क्या पोजीशन था, इसी से पता चलेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन, वुमेन अटेंडेड एक्टिवली स्पोक इन बोथ सभा और विद्वत, सभा में भी है और विद्वत में भी है। समिति में तो सब है, तो महिलाएं हैं, उसके अलावा सभा और विद्वत में, सभा में हमने देखा कि एलिट है, इसमें एल्डर्स लोग ही भाग ले सकते हैं। ये जुडिशियल कोर्ट है, उसमें भी महिलाओं का भागीदारी था, और इसलिए पता चलता है कि महिलाओं को यहाँ पर बहुत अच्छा सम्मान था ऋग्वेदिक में, जो कि लेटर वैदिक में खत्म हो जाता है। लेटर वैदिक में सभा और समिति का कोई वैल्यू नहीं रहता है,
लेटर वैदिक में विद्वत का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेटर वैदिक में महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। लेटर वैदिक में महिलाओं को चूज करने नहीं दिया जाता है अपना जो पार्टनर रहेगा उसको। तो यहाँ पर महिलाओं का क्या है, ये सभा और विद्वत में भी भाग ले सकता है, और समिति में तो सब लेता था, ये तो जनरल था, तो समिति में भी भाग ले सकते हैं। हाई स्टेटस था महिलाओं का। महिलाओं को कहा जाता था सभावती, क्योंकि सभा में भाग ले रहे हैं ना, इसलिए बोला जाता था सभावती, जो दिखाता है कि वो क्या है, रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल वॉइस है। इक्वल राइट्स था, दे हेल्ड राइट टू डिबेट, डिबेट कर सकते थे, वोट कर सकते थे ट्राइबल मैटर्स पर मेन के साथ। तो ये महिलाओं का बराबर सम्मान था, हाई स्टेटस था। आपको याद रखना है कि 4 असेंबली इस समय, एक विद्वत था, एक सभा था, एक समिति था, और जो मिलिट्री वाला था छोटा वाला ये गन था। समिति में सब भाग लेते थे और किंग्स का इलेक्शन होता था। ये जो सभा था इसमें एलीट ग्रुप था, यानी कि इसमें सिर्फ एल्डर ही भाग लेंगे, और विद्वत जो था ये ओल्डेस्ट था, ये ओल्डेस्ट था, इसमें बार बूटी एक्सेट्रा बढ़ता था। और महिलाएं विद्वत में भी भाग लेती थी, सभा में भी भाग लेती थी, और समिति में तो सब ले रहा है, बच्चों भी, तो ये भी भाग लेंगे। और गना था जो कि अटैक उटैक करने से रिलेटेड जो प्लानिंग रहता था मिलिट्री वाला, वो प्लानिंग किया जाता था। और जो राजा है, राजा का चुनाव भी यही असेंबली के द्वारा किया जाता था, समिति के द्वारा किया जाता था, इसलिए राजा कंट्रोल्ड था, एब्सोल्यूट नहीं था। कल का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड, और देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक पीरियड है इससे कैसे चेंजेस आया लेटर वैदिक पीरियड में, और समाज में कैसे गिरावट आया, और वही गिरावट की वजह से क्या हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुआ है ना, बुद्धिज्म और जैनिज्म, चारवाक एक्सेट्रा का ग्रोथ हुआ।